आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करती हूँ कि मेरे प्रिय दर्शक, प्रिय सब्सक्राइबर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के आई हूँ वो फैजाबाद की है, जहाँ भोर के समय 4, साढ़े 4, लगभग 5 बजे के बीच गांव के लोग शोर मचाने लगते हैं, क्योंकि खेतों में एक शव पड़ा रहता है जिसके कई टुकड़े रहते हैं। ये शव एक महिला का रहता है, लड़की का रहता है। अब जैसे ही गांव वालों को ये सूचना मिलती है, सभी गांव वाले खेतों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। इसके बाद पुलिस आती है, जांच पड़ताल शुरू होती है। जो लड़की का पिता रहता है वो पुलिस वालों से कहता है कि उसकी बेटी के साथ गलत हुआ है और गलत करने वाला उसका प्रेमी है, जो कि इसी गांव में रहता है। जैसे ही पुलिस वाले ये सुनते हैं तो वो आयुष को गिरफ्तार करके थाने ले आते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो गांव वालों के, पुलिस वालों के हाथ पैर फूल जाते हैं। आखिर किसने खेतों में इतनी निर्मम हत्या की होगी? जब इस पूरे केस की गुत्थी सुलझती है तो गांव वाले सन्न रह जाते हैं। अब आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि भला एक लड़की जिसका प्रेमी रहता है, वो प्रेमी से मिलने अक्सर खेतों में जाया करती थी। बाकी आप समझदार हैं कि क्या होता होगा, आगे समझ सकते हैं। लेकिन उस लड़की के साथ गन्ने के खेतों में कुछ ऐसा होता है कि जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। हम आपको इस पूरी घटना से रूबरू करवाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहते हैं। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने शहर का नाम भी लिखिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। आयुष, जिसकी उम्र 21 वर्ष रहती है, जिस लड़की से वो बातचीत करता है रजनी, वो अभी बालिग नहीं रहती है। अब ऐसे में दोनों घंटों एक दूसरे से मोबाइल पर बात किया करते थे। रजनी, जिसके पास अपना खुद का मोबाइल नहीं होता है, बल्कि वो अपने पिता यानी कि अपने पापा बाबू राव के मोबाइल से बातचीत किया करती थी। रोज की तरह ही वो मोबाइल से बात कर रही होती है। अब जब दो प्रेमी आपस में मिलते हैं तो इसके बाद मिलना जुलने का भी प्लान बनता है। रात के 1:30 बजे आयुष के बुलाने पर रजनी खेतों में पहुंच जाती है और फिर वहां वो दोनों एक दूसरे के साथ, बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं, मुझे विस्तार से समझाने की या बताने की जरूरत नहीं है। सुबह हो जाती है। अब रजनी किसी तरीके से खुद को संभालती है और फिर वो अपने घर की ओर चली जाती, इससे पहले कि उसके पापा या परिवार का कोई सदस्य उठ जाए। अब रजनी का ये रोज का था। वो रोज अपने पापा के नंबर से अपने बॉयफ्रेंड को, आयुष को फोन करती और रात के लगभग 1:30 बजे पांव दबा करके खेतों की ओर चली जाती। ऐसे 1 साल का अरसा निकल जाता है, किसी को कानों कान कुछ खबर नहीं लगती। लेकिन रजनी अक्सर अपने पापा के मोबाइल से बातचीत किया करती थी। उसके पापा का मोबाइल गायब रहता था। अब जो उसके पिता रहते हैं उन्हें यह भनक लग जाती है। वो अपनी बेटी को समझाते हैं, लेकिन जब इश्क परवान चढ़ता है तो किसी की बात समझ नहीं आती है। ऐसे कुछ रजनी के साथ होता है। ऐसे समय बीत रहा होता है। लेकिन एक दिन जब रात के लगभग 1:30 बजे चारों ओर घंघोर सन्नाटा रहता है, रजनी आयुष से मिलने जाती है और वो लोग खेतों में वही सारी चीजें कर रहे होते हैं। तभी जो रजनी का पिता होता है बाबूराव, उसकी अचानक आधी रात को नींद खुल जाती है, क्योंकि गांव में अक्सर लाइट कट जाती है। अब इसी कारणवश बाबूराव की नींद खुल जाती है। बाबूराव अपने मोबाइल को चेक करता है, ढूंढता है, लेकिन कहीं भी उसे अपना मोबाइल नहीं दिखाई देता। उसे लगता है कि हो सकता है मोबाइल दब गया हो, कहीं उसका डिस्प्ले ना हो जाए। इसी डर से वो उठता है और अपने मोबाइल को खोजने लगता है, लेकिन पूरे चारपाई पर, खटिए पर कहीं भी उसका मोबाइल नहीं दिखाई दे रहा होता है। बाबूराव को शंका होती है। वो अपनी बेटी नेहा के कमरे में जाता है तो देखता है कि नेहा भी नहीं है और उसका मोबाइल भी नहीं है। अब वो गुस्से से लाल हो जाता है, एक हथौड़ा लेता है और फिर इसी घंघोर अंधेरे में निकल जाता है अपनी बेटी रजनी को खोजने। अब जैसे ही वो खेतों की ओर से गुजर रहा होता है तभी उसके कानों में आवाज आती है, बाकी आप समझ सकते हैं। अब वो उस आवाज के जरिए उस लोकेशन तक पहुंचता है
जैसे ही वो वहां अंदर खेतों में पहुंचता है तो अपनी बेटी को और उसके बॉयफ्रेंड को यानी कि आयुष को आपत्तिजनक स्थिति में देख करके वो अपना आपा खो देता है। आयुष तो वहां से भाग जाता है लेकिन रजनी वहीं खड़ी रह जाती है। अब उसका पिता बाबूराव ना आओ देखता है ना ताओ और कई बार रजनी पर कर देता है जिससे कि रजनी के कई टुकड़े हो जाते हैं। अपनी बेटी रजनी की हत्या करने के बाद बाबूराव घर आता है और आराम से सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है परिवार लड़की को नहीं पाता है तो इधर उधर खोजने लगता है और साथ में बाबू राय भी मिल करके अपनी बेटी को खोज रहा होता है। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, अभी ये लोग खोज ही रहे होते हैं। तभी गांव के लोग जो कि शौचालय जाते हैं वो अक्सर खेतों में जाया करते हैं। तभी गांव का ही एक व्यक्ति शौचालय गया रहता है। उसकी नजर जैसे ही एक महिला के शव पर पड़ती है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सभी गांव वाले जुट जाते हैं। इसके बाद पुलिस आती है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब जैसे ही रिपोर्ट आती है तो जो बाबू राव होता है वो कहता है कि मेरी लड़की के साथ गलत हुआ है और उसके बॉयफ्रेंड आयुष ने ही किया है। पुलिस वाले आयुष को थड दबोचते हैं और उसे सख्ती से पूछताछ करते हैं। आयुष जो कि अपना जुर्म कबूलने को तैयार नहीं था क्योंकि ये गुनाह उसने नहीं किया था बल्कि गुनहगार तो कोई और था। अब वो पुलिस वालों को बताता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड रजनी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है बल्कि उसके पापा ने ही उसके साथ ये सब कुछ किया है। मैं तो उससे प्यार करता था लेकिन रजनी के पापा ने मेरी रजनी को मुझसे छीन लिया और ये कह करके वो रोने लगता है। अब पुलिस वाले रजनी के पिता से पूछताछ करते हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा खंगालते हैं तो उसमें बाबूराव आधी रात को निकलता हुआ दिखाई देता है। अब क्या था, पुलिस उसे धर दबोचती है, सख्ती से पूछताछ करती है। बाबूराव अपना जुर्म कबूल कर लेता है। बाबूराव जो कि अब जेल में सलाखों के पीछे अपने कर्मों की सजा काट रहा है क्योंकि उस पर संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होता है और उसे आजीवन कारावास हुई है। बाकी आप लोगों का इस सत्य घटना पर क्या विचार है? क्या एक पिता को ऐसा करना चाहिए? क्या एक पिता अपनी बेटी को समझाने में इतना असमर्थ हो जाता है कि वो अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसा कर दे कि उसकी जान ही ले ले? क्या बाबूराव ने सही किया या रजनी और आयुष जो छुप करके खेतों में मिलते थे क्या वो सही कर रहे थे? आपके क्या विचार है? आप लोग अपनी अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और सत्य घटना में, क्राइम कथा में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।